Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। रीडिंग की होगी आपने, एग्जाम पास पेपर के क्वेश्चन भी पढ़े होंगे, कुछ लफ्ज़ हो सकता है या कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो उनको पूछ लीजिए। जी, वन बाय वन। नहीं, अगर पब्लिक कंपनी है और अनलिस्टेड है, अगर उसने अपने शेयर जनरल पब्लिक को इशू करने हैं तो उसे लिस्टिंग करवानी पड़ेगी अपनी। वो लिस्टिंग करवा के फिर शेयर इशू कर सकती है, वरना नहीं। नहीं, एक कंपनी की दो होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती, बस इतना ही पूछे, बस उससे आगे नहीं पूछना। और की क्वेश्चन? जी हाँ, शेयर्स एंड डिबेंचर लिखा हुआ है। ये डिबेंचर्स क्या है ये मैं अभी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अभी सिर्फ शेयर्स जो है ये ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस चैप्टर में 3 वर्ड्स यूज होंगे जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक वर्ड डिबेंचर है, एक है वोटिंग। आपको याद होगा शेयर के साथ वोटिंग का वर्ड आया था। वोटिंग का, डिबेंचर का और जी सिक्योरिटीज। हाँ जी, सिक्योरिटीज जो है ये वर्ड मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं, अभी कंसेप्ट को सिंपल रखते हैं जी। सिक्योरिटीज जहां पे लफ्ज आया इससे मुराद आपने शेयर्स ही लेनी है। शेयर्स एंड डिबेंचर का वर्ड जहां, इससे मुराद शेयर्स ही लेनी। असल में शेयर और डिबेंचर दोनों के लिए कंबाइन नेम यूज होता है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज, ठीक है। ब्रीफ से आपको डिबेंचर का बाहर बताया तो आपने क्वेश्चन पूछा तो। शेयर, अगर कंपनी में आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, इस बात का आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ होता है कि नहीं होता? क्या क्या उसको क्या कहते हैं? शेयर्स। प्रिंटेड फॉर्म में शेयर्स होते हैं। अगर आपने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट तो किया है लेकिन एज कैपिटल नहीं, एज लोन किए हैं, एज लोन किए हैं, तो क्या इसके बाद का भी कोई एविडेंस होता है? बिल्कुल होता है, उसे कहते हैं डिबेंचर्स। जब जनरल पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करे एज कैपिटल कि जी प्रॉफिट में से हिस्सा हमें मिलेगा, तो उन्हें मिलते हैं शेयर्स। लेकिन अगर वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें एज लोन कि हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो फिर उनको जो इशू किए जाते हैं एविडेंस पेपर फॉर्म में, उसे कहा जाता है डिबेंचर्स, ठीक है। और शेयर और डिबेंचर दोनों के लिए कंबाइन नेम क्या यूज होता है? सिक्योरिटीज, ठीक। क्लियर हो गया ये अब आपको? जी, और कोई क्वेश्चन? जी, मेमोरेंडम क्या है? देखिए, जिस तरह पार्टनरशिप जब क्रिएट होती है, बनती है, तो वो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स की बेस पे बनती है, ठीक है, जो जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसी तरह कंपनी भी जब रजिस्टर होगी, क्या इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना जरूरी होते हैं जिनके ऊपर कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो, उसके कंडक्ट के बारे में, उसके फेयर्स के बारे में? इसका जब है बिल्कुल रजिस्टर होते हैं। वो 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन शॉर्ट हम एब्रीविएट करके इनको कहते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ठीक है। ये वो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पे कंपनी रजिस्टर होती है। मेमोरेंडम के बगैर कोई भी कंपनी दुनिया में रजिस्टर नहीं हो सकती, ज़हन में रखिएगा। अब इसके बारे में मजीद डिटेल कि ये इनमें इंफॉर्मेशन किस किस्म की होती है, आगे रेलिवेंट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। जी, आपका इधर कोई क्वेश्चन था? जी हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कह रहा है कि इस तरह जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका शेयर कैपिटल हो भी सकता है और रख सकता है ना भी हो, लाजमी नहीं है, ठीक है, लाजमी नहीं। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसका शेयर कैपिटल नहीं है, क्योंकि उसने कहा हो भी सकता है नहीं है, तो जो उसके मेंबर्स की लायबिलिटी होगी कितनी होगी? वो जितनी उन्होंने अमाउंट एग्री की हुई है। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसका शेयर कैपिटल भी है, जैसा कि वो कहता है हो सकता है ऐसा, तो अब मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी? अब मेंबर्स की लायबिलिटी डुअल लायबिलिटी हो गई। अब उनकी वो भी लायबिलिटी होगी जो उन्होंने मेमोरेंडम में लिख दी है, और अगर शेयर्स पे अनपेड अमाउंट है तो वो भी लायबिलिटी होगी।
ठीक है, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता जी। देखिए असल में सारी एग्जांपल हमारा फोकस होता है ज्यादा पास्ट पेपर्स के ऊपर, तो मैं ज्यादातर जो पास्ट पेपर की केस स्टडीज वगैरह होती हैं, एग्जाम की जो एग्जांपल या स्टडी टेस्ट की एग्जांपल जो होती हैं वो जो है वो तो पढ़ के आता हूँ। बाकी रियल लाइफ एग्जांपल जो है जरूरी नहीं मेरे पास हर चीज की एग्जांपल हो, ठीक है। तो गारंटी लिमिटेड की एग्जांपल मेरे पास है, लेकिन इसका शेयर कैपिटल में भी हो में भी ना, इसकी एग्जांपल नहीं। लेकिन याद रखें लॉ जो वो कहता है कि हो सकता है, तो उसका मतलब शेयर कैपिटल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब इसी तरह एग्जैक्ट अनलिमिटेड कंपनी जो है उसकी एग्जांपल अगर आप मेरे से पूछेंगे मुझे वो भी नहीं पता, क्योंकि वो लॉ खुद कहता है ये रेयर केसेस है। जो फ्रीक्वेंटली एग्जांपल जो होती हैं वो तो मैं शायद आपको बता सकूं, लेकिन जो रेयर केसेस के एग्जांपल हैं, ठीक है, वो मेरे पास नहीं, वो हमारे लिए जानना जरूरी भी नहीं है आपको, ठीक जी। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, ये अहम क्वेश्चन है। ये आइए आप क्वेश्चन 13 आपने किया है, इसमें कोई इशू तो नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं मिसेस राहील was a member of Nightmare Guarantee Limited. On 30th September 2013, she ceased to be the member of the company. And on 31st July 2014, the company went into the process of winding up. वो कहता है कि जी 30 सितंबर को मिसेस राहील मेंबर नहीं रही, ठीक है, उन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया और 31 जुलाई को कंपनी जो है वो वाइंड अप हो गई। कहता है बताइए कंपनीज एक्ट के मुताबिक मिसेस राहील के राइट्स क्या हैं और लायबिलिटीज क्या हैं। पहले तो लायबिलिटी की बात करते हैं, क्या मिसेस राहील की कोई लायबिलिटी बनती है? बिल्कुल लायबिलिटी बनती। क्या लायबिलिटी बनती है? कि जितनी अमाउंट उसने मेमोरेंडम में लिखी है उस अमाउंट तक। अब ये नहीं कि फॉर एग्जांपल कंपनी अगर उसने गारंटी दी हुई है 10 मिलियन की और जो कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो जो अमाउंट पे नहीं कर सकी वो 5 मिलियन है, तो अब हम मिसेस राहील से ये नहीं कहेंगे जी आपने 10 मिलियन की गारंटी दी है 10 मिलियन निकालना है। नहीं, जब आउटस्टैंडिंग अमाउंट टोटल अमाउंट जो कंपनी ने क्रेडिटर्स को पे करनी है रिमेनिंग वही 5 मिलियन है, तो 10 मिलियन थोड़ी उससे मांगेगा। तो उस अमाउंट तक की लायबिलिटी है। अमाउंट लायबिलिटी उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है, उससे कम हो सकती है। ये तो हो गई लायबिलिटीज, ये क्लियर हो। अब राइट्स की तरफ आते हैं। राइट थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ये समझने वाला टेक्निकल कंसेप्ट है। जो गारंटी दी जाती है जब भी, तो उस गारंटी की नेचर होती है, याद रखें कि अगर एक से ज्यादा बंदों ने गारंटी दी है तो गारंटी की नेचर होगी सारे मेंबर्स जिन्होंने गारंटी दी है उनकी लायबिलिटी होगी इक्वल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट। इक्वल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट जो उन्होंने गारंटी दी हुई है। फर्ज कीजिए और जो कंपनी वाइंड अप में गई उसके पास एसेट्स हैं 100 मिलियन के और लायबिलिटीज हैं 130 मिलियन के। इसका मतलब है शॉर्टफॉल कितना है? अब ये जिन लोगों को 30 मिलियन नहीं मिला ये किसके पास जाएंगे? ये उन मेंबर्स के पास जाएंगे जिन्होंने गारंटी दी है। फर्ज कीजिए मेंबर्स हैं 3, ए, बी और सी। अगर इन सब ने 10-10 मिलियन की गारंटी दी है तो बताइए हर एक ने कितना कंट्रीब्यूट करना है? 10-10 मिलियन। अगर इसने 10 मिलियन की गारंटी दी, इसने 5 मिलियन की, इसने 2 मिलियन की, अब कितना कंट्रीब्यूट करना है जी? सेम। अच्छा, फर्ज कीजिए कि अब इस बंदे ने, ए ने गारंटी दी 100 मिलियन की, बी ने गारंटी दी 100 मिलियन की, सी ने गारंटी दी 100 मिलियन की। अब बताइए हर एक ने कितना कंट्रीब्यूट करना? 10-10। यानी हर एक की कंट्रीब्यूशन जो है वो
इक्वल, ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट जो उन्होंने एग्री की हुई है। ठीक। अच्छा, यहां पे फर्ज कीजिए अगर मिस्टर है, ये है मिसेस राहील, ठीक है, या मिस्टर बी जो है इसे समझ लीजिए ये मिसेस राहील है, और मिस्टर सी कोई तीसरा बंदा है, अब ये गायब हो गया, इसे पता चल गया कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, इसने कहा मुझे पकड़ने आएंगे लोग तो मैंने पैसा देना कोई नहीं, ये गायब हो गया। अब ये जो बैंकर्स या क्रेडिटर्स हैं, अब बताइए सी लोकेट नहीं हो पा रहा, ए की लायबिलिटी कितनी है, बी की लायबिलिटी कितनी? अब देखिए, याद रखें लायबिलिटी इक्वल है, लेकिन यहां पे चूंकि अब 30 मिलियन रिकवर करना, सी लोकेट नहीं हो पा रहा, तो क्रेडिटर का ये राइट है कि वो ए और बी से 15-15 मिलियन रिकवर करवा लें, क्योंकि लॉ कहता है जो एक्सटर्नल पार्टीज है इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे एज कंपेयर टू इंटरनल पार्टीज। अब इसका मतलब है इन्होंने कंट्रीब्यूट कितना करना है, 15 और 15 मिलियन इसने, क्योंकि उन्होंने गारंटी, उन्होंने तो 100 मिलियन की गारंटी दी हुई है। क्राइटेरिया क्लियर हो गए। अब बताइए क्या हमारा इशू रिजॉल्व हो गया कि अभी भी कहानी में ट्विस्ट बाकी है? ये ट्विस्ट अभी भी बाकी है। क्या भाई, ये ए और बी इनके साथ तो ज्यादती हुई, ठीक है, चलिए क्राइटेरिया तो क्लियर हो गया, इन्होंने अपने ज्यादा शेयर जितना बनता था उससे ज्यादा पे किया। अच्छा, पे क्यों किया? क्योंकि उनकी लायबिलिटी थी, 100 मिलियन तक गारंटी दी थी, इसने ज्यादा पे कर दिया। अब बताइए क्या इन दोनों का राइट नहीं है कि सी से रिकवर करवाएं? बिल्कुल है, ये है राइट। यहां पे अगर मिसेस राहील ने अपने शेयर से ज्यादा लायबिलिटी, जो इतना बनता था, ज्यादा लायबिलिटी पे कर दी, क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो उसने गारंटी दी हुई थी अमाउंट वो ज्यादा थे, ठीक है, लेकिन उसके अपने शेयर जो उसका बनता था, उसने अपने रीजन जो शेयर, रीजन प्रोपोर्शनेट शेयर बनता था, उससे ज्यादा लायबिलिटी पे कर दी। किस वजह से? क्योंकि कोई दूसरा जो गारंटर था वो गायब हो गया। तो अब मिसेस राहील का राइट है कि इस बंदे से रिकवरी करवाए। यह है राइट जिसका वो जिक्र कर रहा है। ये समझ में आती है बात? राइट क्या होगा? अगर गारंटर में से कोई बंदा अपने शेयर से ज्यादा पे कर देता है क्योंकि कोई दूसरा पे नहीं कर सका था, तो फिर उस जिस बंदे ने अपने प्रोपोर्शनेट शेयर से ज्यादा पे किया है उसका राइट है कि जितना एक्सेस है वो उस डिफॉल्टर से रिकवर करवाए। ये थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है, समझ आती है बात जी? और क्या क्वेश्चन जी? देखें, इसको मजीद कम्प्लेक्स करना चाहें वो भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाह रहा, ठीक है। ये मजीद इसमें जो डिफरेंट सिचुएशन पॉसिबल है वो मर्केंटाइल लॉ का एक चैप्टर आएगा गारंटी वाला, उसमें हम डिस्कस करेंगे, मजीद इसमें वेरिएशन लेके आएंगे। फिलहाल इतना जितना कंसेप्ट समझाया ये समझ आ गया। चलिए आगे चलें। और कोई क्वेश्चन जी? 1 बाय 1 जी। क्वेश्चन नंबर 12 जी। क्वेश्चन नंबर 12 ये असल में एक रियल सिचुएशन से लिया गया है। ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में हुई थी कोई 2005 में। वो कह रहा है कि जी पीटीसीएल जो है इसके पास 100% शेयर्स है यूफोन के, ठीक है, पीटीसीएल के पास 100% शेयर्स है यूफोन के। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसों की जरूरत थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 88% शेयर्स थे उसके पास पीटीसीएल के। उन्होंने 26% शेयर जो है वो इत्तसालात को बेच दिए, जो कि पाकिस्तानी बेस्ड नहीं, अबू धाबी बेस्ड कंपनी है। उनका एग्रीमेंट के जरिए इत्तसालात वालों ने ये कहा कि आप हमें अथॉरिटी दीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हम अपॉइंट करें, क्योंकि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो फिर हम चाहेंगे कि डिसीजन मेकिंग भी हमारी हो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत थी, गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट कर लिया और अथॉरिटी दे दी उनको। अब रिक्वायरमेंट में कह रहा है सबसे पहला, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इत्तसालात? कंपनीज एक्ट के मुताबिक इत्तसालात का स्टेटस क्या है? क्या उसे हम कंपनी कहेंगे जी? नहीं, पहले बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट, वो कंपनी नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में लिखा हुआ था ना कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी आउटसाइड पाकिस्तान,
ठीक है, उनको हम बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। दूसरे में कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इत्सलात एंड पीटीसीएल। देखिए इसमें इत्सलात के पास 26% शेयर्स हैं, ठीक है। असूली तौर पे मेजोरिटी ऑफ, पहला रूल था मेजोरिटी ऑफ शेयर्स होंगे तो फिर होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप बनेगा। इसके लिहाज से तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप नहीं बनता, लेकिन वहां जो उन्होंने थ्रू एग्रीमेंट पावर ले ली मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की, तो क्या आप कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं? दूसरी कंडीशन पूरी हो गई, तो इसका मतलब है ये अब इसकी ये होल्डिंग कंपनी बन गई और पीटीसीएल क्या हो गई? सब्सिडरी बन गई हो। दूसरी कंडीशन की वजह से, डायरेक्टर वाली, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर। फिर वो कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पीटीसीएल एंड यूफोन। पीटीसीएल यूफोन होल्डिंग सब्सिडी है, उसके 100% शेयर्स हैं उसके पास, तो होल्डिंग बनेगी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इत्सलात एंड यूफोन। ये कैसे होल्डिंग एंड सब्सिडरी? जी हाँ, अपनी सब्सिडरी के जरिए वो उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जैसे यहां पे फर्ज कीजिए कि इत्सलात है और ये पीटीसीएल, इत्सलात जो है वो पीटीसीएल की होल्डिंग, पीटीसीएल इत्सलात की सब्सिडी, और इसके बाद यूफोन जो है ये पीटीसीएल की सब्सिडी, तो इसका मतलब है यूफोन ऑटोमेटिकली इत्सलात की सब्सिडी जो है वो बन गई। सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है, ठीक है, उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। जी और कोई क्वेश्चन? हाँ लेकिन नहीं, किसी वजह से कर भैया रोक रहा हूं तो किसी वजह से रोक रहा हूं ना। देखिए सारी चीजें जो है, चीजों को समझाने का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। आप किसी में क्वेश्चन आ जरूर रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन समझाने के लिए कुछ उसका जो कुछ कंसेप्ट समझना जरूरी है। पहले इसको लिख लीजिए, जब मैं वो रेलिवेंट कंसेप्ट समझा दूंगा उसके बाद आप पूछ सकते हैं, बल्कि प्रोबेबली उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन। जी और कोई क्वेश्चन? जी 50% पे होल्डिंग सब्सिडी नहीं बनेगी। जब लाने का मेजोरिटी ऑफ वोटिंग शेयर, तो इसका मतलब मेजोरिटी का मतलब 50.1% होना चाहिए, 50% पे नहीं बनेगी। एग्जैक्ट 50% पे होल्डिंग सब्सिडी नहीं बनती। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, बाकी टाइप्स ऑफ कंपनीज क्लियर है। चलिए आगे चल। नहीं वो कंपनी होती नहीं है ना, यूनिवर्सिटी वगैरह होती, वो कंपनी नहीं होती, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होती नॉर्मली। जी आज हम कंसेप्ट समझने जा रहे हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये क्या चीज है? ठीक है, आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज जो है वो पढ़ी थी, उनमें बाकी कंपनीज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था ये क्या है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में नहीं बताया था, और ये कहा था कि ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको याद होगा एंड पे जब मैंने आपको नेम्स वाला कंसेप्ट बताया था तो ये लिखा था कि लिमिटेड हर कंपनी के नाम के एंड पे आएगा, सिवाय अनलिमिटेड कंपनी के और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अच्छा अनलिमिटेड का तो समझ में आ जाता था, क्योंकि वो अनलिमिटेड कंपनी है तो उसके नाम के एंड पे लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड आना चाहिए। लेकिन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के नाम के साथ लिमिटेड क्यों नहीं, ये सुन लीजिए। पहले तो देखिए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कौन सी वाली एसोसिएशंस को, बिजनेस कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कोई सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट काम करना, जैसे एजुकेशन, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की प्रमोशन, जैसे हेल्थ सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड करना, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्पोर्ट्स, रिलीजियन जो है, इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट करना, ये है हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा एनजीओ जो होती हैं वो लोगों से डोनेशन लेती हैं और फिर उसके बाद इस डोनेशन से जो पुअर लोग होते हैं उनकी एजुकेशन पे फॉर एग्जांपल या उनकी हेल्थ पे उनको खर्च करते हैं, या कोई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, या कुछ रिलीजियस जो है वो उनको रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी की वेलफेयर होता है, सोसाइटी को सर्व करना होता है। बेसिक क्वेश्चन यह है कि अगर कोई ऐसी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, तो देखिए आप अगर किसी नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करना चाहते हैं,
आप एज इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं। आप कुछ लोगों को अपने साथ मिला के, मुखय्यर हजरात को आपस में मिला के कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई ग्रुप बना सकते हैं, फिर भी लोगों की खिदमत कर सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि क्या आप कंपनी बना के इसी पर्पज के लिए काम कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। लॉ ने इजाजत दी है कि अगर कोई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहे तो करवा सकती है। अगर कोई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अपने आप को कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर करवाना चाहे, करवा सकती है। शर्त क्या है? उसे एससीसीपी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसे एससीसीपी से लाइसेंस भाई एससीसीपी से क्यों लाइसेंस लेना पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान में एससीसीपी कंपनीज का रेगुलेटर है। एससीसीपी से बनता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसे इन शॉर्ट हम एससीसीपी भी कहते हैं और सिर्फ कमीशन भी कहते हैं। लॉ में जहां कहीं वर्ड कमीशन यूज होगा इसका मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या एससीसीपी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, इसने लाइसेंस लेना है तो क्या ये एससीसीपी के पास जाके कहेंगे सर हमें लाइसेंस दे दे, और वो उसे लाइसेंस दे देगा? कि कुछ कंडीशंस इनके लिए पूरी करना जरूरी है। बिल्कुल कंडीशन पूरी करना जरूरी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम कंसेप्ट ये है, अगर कोई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर करवाना चाहे तो उसने क्या कंडीशंस पूरी करनी है? कंडीशन सुनिए। पहली कंडीशन, उसका मकसद प्रॉफिट कमाना ना हो। उसका मकसद क्या? देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट में और जो दूसरी प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज हैं उनमें फर्क ही यही है कि जो दूसरी कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं नॉर्मल उनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाएंगे और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देंगे, मुनाफा मिलेगा उनको। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर, रिलीजियन, स्पोर्ट्स, हेल्थ और चैरिटी वगैरह के काम। प्रमोशन ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ, रिलीजियन एक्टिविटीज, ठीक है। या कोई भी ऐसा काम जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये भी काम हो सकता है जी हम पूरे मुल्क में जो पार्क बनाएंगे लोगों के लिए। ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि जिन जगहों पे लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है हम वहां पे लोगों के लिए कुएं खुदवाएंगे। कुछ भी अच्छा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो तो एग्जाम्पल दिया उसने कुछ एक की। पहली कंडीशन समझ आती है, लॉजिकल है, ऐसे ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कहता है प्रोहिबिट्स डिविडेंड टू मेंबर्स। इसके मेमोरेंडम में लिखा हो, आर्टिकल्स में लिखा हो, यानी जिस बेस पे ये अपने आप को रजिस्टर करवाने जा रही है वहां पे इन्होंने लिखा हो कि हम कभी भी अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देंगे। अगर आप थोड़ा सा सोचें ना तो ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जो लोग इनको चला रहे हैं शेयर होल्डर वो अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर देंगे उन पैसों को, नहीं, बल्कि वो किस लिए खर्च करेंगे? वो अवाम के लिए, जो मकसद उन्होंने इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? लोगों से डोनेशन लेते हैं और फिर खर्च कहां पे करते हैं? जरूरी है जो भी इनका ऑब्जेक्टिव होगा उसके ऊपर, ठीक है। अव्वल तो इन लोगों को एंड पे प्रॉफिट होता ही नहीं है, इनके खर्चे ज्यादा होते हैं नॉर्मली इनकी इनकम से। लेकिन अगर एंड में प्रॉफिट हो भी इनका, यानी इसे यूं कह लीजिए सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो क्या ये उस सरप्लस को, उस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें? नहीं, यहां पे ये कह रहा है आपस में डिस्ट्रीब्यूट, प्रोहिबिट कर रहा है, मना कर रहा है, कह रहा है किसी सूरत में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना जो आपको एक्स्ट्रा अगर सरप्लस आपके पास बचता है। अच्छा, तो फिर उस सरप्लस का क्या करें? वो कहता है उस सरप्लस को अगले साल उन्हीं एक्टिविटीज पे लगाओ। अप्लाइज प्रॉफिट, जो उसको प्रॉफिट होगा या कोई इनकम होती है एक्स्ट्रा, उसको अपने ऑब्जेक्टिव में ही लगाएंगे। पहली कंडीशन क्या थी? ऑब्जेक्टिव होगा वेलफेयर। उसने 4-5 एग्जांपल्स दिए, हम उनको याद कर लेंगे। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ, रिलीजन। ऑब्जेक्टिव होना प्रमोशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। दूसरी कंडीशन क्या है?
कि अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तीसरी चीज, अच्छा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो अगर कभी प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा इनकम होती है, वो किधर जाएगी? वो उसी ऑब्जेक्टिव में लगाई जाएगी अगले साल। और फिर उन्होंने कंडीशन ऐड की कि ये जो एनजीओ, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जो पाकिस्तान के लॉ या कौमी मफाद, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। पाकिस्तान के कानून या मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगी। आप अखबारों में पढ़ दोगे, बाज़ औक़ात ऐसे होता है एनजीओ के बारे में खबरें आती हैं कि जी गैर मुल्की एजेंडा पे काम कर रहे हैं या इनको फंडिंग जो है वो दूसरे मुल्कों से हो रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन उन्होंने इसलिए लगाई कि अगर उन्हें लगे कि कोई एनजीओ कोई गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रही है तो फिर वो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए ना। आपके ख्याल में क्या ये कंडीशन अच्छी है कि इसको रिमूव कर देना चाहिए लॉ से? ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन है। ठीक है, ये ना 2-4 लोगों का जो है वो भला कर दें और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो उसका बेड़ा। तो ये 4 कंडीशन क्लियर, मुश्किल तो नहीं है। पहली कंडीशन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? दूसरी कंडीशन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अच्छा नहीं करना तो प्रॉफिट का क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और फिर अहम वाली जो हमें बड़ी अच्छी लगी ये कंडीशन पाकिस्तान के लिए, अच्छा कमीशन ने, एससीसीपी ने अपने पास पावर रखी। उसने कहा केस टू केस अगर मेरा दिल करेगा ना कि किसी एसोसिएशन को रजिस्टर करते हुए मैं मजीद कुछ एडिशनल अपनी तरफ से कंडीशन लगा दूं, तो मेरे पास वो भी अथॉरिटी है। मैं इनके अलावा, इन 4 के अलावा चाहूं तो 10 और एडिशनल कंडीशन भी इम्पोज कर दूं जब मेरा दिल चाहे और जिस एसोसिएशन पे दिल चाहे। तो एससीसीपी ने अपने पास पावर रखी हुई है। तो जब एग्जाम में हमसे कंडीशन पूछेगा, हम सिर्फ ये 4 कंडीशन बताएंगे कि ये एससीसीपी का एडिशनल कंडीशन आप पॉइंट भी बताएंगे? जी क्लियर हो गया यहां तक? तो अब हमने कंडीशन पूरी कर दी। अच्छा मुझे यह बताइए, कंपनी के तौर पे रजिस्टर हो गई, अब इस एसोसिएशन ने जो कंपनी बन चुकी है, एससीसीपी से कहा सर देखिए हमने कितना भलाई का काम कर रहे हैं, लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और अपने आप को कंपनी के तौर पे रजिस्टर भी करवाया हमने, बताइए क्या आपके पास हमारे लिए कोई तोहफा है? एससीसीपी ने कहा बिल्कुल एक तोहफा है आपके लिए। क्या? उन्होंने कहा मेरे पास जो भी कंपनी रजिस्टर होने के लिए आती है ना, मैं लाजमी उसके नाम के साथ कहता हूं एंड पे लफ्ज लिमिटेड लगाओ। लाजमी क्या कहता हूं? मेरे अपने नाम के एंड पे लिमिटेड लगाओ। तुम्हारे लिए तोहफा ये है कि तुम अपने नाम के साथ लिमिटेड ना लगाओ। भाई है कि नहीं? भाई एससीसीपी तो यही तोहफा दे सकता है, वो 10 लाख थोड़ी दे देगा ब्रीफ केस में लाल के ये लो भाई तोहफा। एससीसीपी तो यही तोहफा दे सकता है ना, वो रेगुलेशन। तो उन्होंने प्रिविलेजेस क्या दी कि ऐसी कंपनी अपने नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड नहीं लगाएगी, और अगर गारंटी कंपनी है तो गारंटी लिमिटेड नहीं लगाएगी। ऐसी कंपनी जो एसोसिएशन नॉट फॉर, ऐसी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो कंपनी के तौर पे रजिस्टर हो गई है, उसको एससीसीपी ने प्रिविलेजेस क्या दी, तोहफा क्या दिया? अपने नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड। बताइए किसी और के पास ऐसा तोहफा है? किसी कंपनी के पास नहीं है, सिर्फ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के पास है। अच्छा तो क्या एक दफा ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर्ड हो गई एज कंपनी क्योंकि एससीसीपी ने लाइसेंस दे दिया, अब ये जो मर्जी सियासत करे कि इसे अपनी इन कंडीशंस के मुताबिक ही काम करना है, कंडीशन के मुताबिक ही काम। फर्ज कीजिए अगर ये इन कंडीशन में से किसी की भी एक की भी वायलेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ चलती है, गैर मुल्की एजेंडा पे काम करते हैं, बताइए एससीसीपी क्या क्या करना चाहिए? एससीसीपी को लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। अच्छा अखबार में खबर आई तो उसके फौरन बाद ही लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए कि उस कंपनी को, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को अपना मौकफ बयान करने का कोई मौका देना चाहिए, बिल्कुल मौका देना चाहिए। तो वो कह रहे हैं जी अगर इन कंडीशन की वायलेशन होती है तो जिन कंडीशन की बेस पे लाइसेंस मिला था, अगर उन कंडीशन की वायलेशन हो तो फिर उसकी बेस पे लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। हाँ, लाइसेंस कैंसिल करने से पहले कमीशन नोटिस भेजेगा उनको
और उनको अपॉर्चुनिटी देगा कि हियरिंग की कि आके अपना मौकफ बयान कीजिए। अगर तो मौकफ से SCCP की तसल्ली हो जाती है, वो कहेगा ठीक है आप करें, वो तो अखबार में खबर गलत आ गई इसका मतलब है। और अगर पता चलता है नहीं वाकई कोई गड़बड़ है, तो SCCP क्या करेगा? लाइसेंस कैंसिल कर देगा। अच्छा, अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है सर। जब, और ये याद रखिए, ICAP ने एक सप्लीमेंट इशू किया है। ये जो कंसेप्ट अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये ICAP के सप्लीमेंट में आपको मिलेगा, ICAP की बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या है? वो कहता है जब लाइसेंस कैंसल हो जाएगा तो क्या होगा। सुनिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला, वो कंपनी लोगों से डोनेशन रिसीव करना बंद कर देगी। ऐसे ही होना चाहिए, ये डोनेशन होगी बंद। कहता है इसके अलावा वो अपने ऑपरेशंस जो है वो भी खत्म कर देगी। अब ये नहीं मजीद डोनेशन लेना तो बंद कर दी, लेकिन पुरानी डोनेशन पड़ी हुई है उसके ऊपर एक्टिविटीज करने। वो कहता है नहीं, अब आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, डोनेशन भी नहीं रिसीव करने किसी से, और कोई अपने ऑपरेशंस भी रोक देने हैं, और भी कोई काम नहीं करना, खर्चा भी कोई नहीं करना। कहते हैं हाँ, सिर्फ एक काम कर सकते हैं। क्या? जिन लोगों से आपने कोई पैसे रिसीव करने थे, जैसे रिसीवेबल, किसी भी बिजनेस के जैसे रिसीवेबल पेएबल होते हैं, वो कह रहे हैं उनसे रिकवरी कर सकते हैं। रिसीवेबल से रिकवरी, जिन लोगों से पैसे लेना था वो आप ले सकते हैं, लेकिन क्या मजीद खर्च कर सकते हैं? नहीं। लोगों से डोनेशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते फर्दर। अच्छा, फिर क्या करें इन पैसों का? अब आगे मजीद इनकम नहीं आएगी, हमारे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, कुछ पैसे रिकवरी से इकट्ठे कर लिए, अब इन पैसों का क्या करें? हमारे पास जो बिल्डिंग है इसका क्या करें? हमारे पास जो AC हैं, जो गाड़ियां हैं, इनका क्या करें? लो आगे जवाब देता है, कहता है अपने सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दो। किसको? सिमिलर कंपनी को। सिमिलर कंपनी से क्या मुराद है? ऐसी ही एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव के साथ रजिस्टर्ड हो, कोशिश करनी है उसी को ट्रांसफर करें। यानी अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट थी हेल्थ सेक्टर में, तो अब इसका मतलब है इसने अपने एसेट्स किसको ट्रांसफर करने हैं? हेल्थ सेक्टर वाले को, क्योंकि इसके पास जो एसेट्स होंगे वो हेल्थ सेक्टर के लिए यूजफुल हैं। अब ये तो नहीं कि वो एक्सरे की मशीनें जो है वो किसी स्कूल में भिजवा दें, उनके तो काम की नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने एसेट ट्रांसफर करो सिमिलर कंपनी, क्योंकि सिमिलर कंपनी के लिए ही ये एसेट यूजफुल होंगे। और कब ट्रांसफर करो? किसके 90 डेज के अंदर? ये तो लिखा ही नहीं हुआ। जब लाइसेंस रिवोक होगा उसके 90 डेज के अंदर अंदर अपने एसेट ट्रांसफर कर देना है। किसको? अच्छा, कौन करेगा ये एसेट ट्रांसफर? कौन करेगा? रजिस्ट्रार कमीशन नहीं करेगा, डायरेक्टर्स करेंगे। डायरेक्टर्स करेंगे। कौन ट्रांसफर करेगा? डायरेक्टर्स। और जब ट्रांसफर कर दें उसके बाद क्या करें? फाइल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करें, सर हमने ये एसेट उस दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिए हैं, हमने ये एसेट दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। रजिस्ट्रार को इतला दे दे। कब इतला दे? किसके 15 दिन के अंदर? ये तो लिखा ही नहीं हुआ भाई, जब ट्रांसफर कर लेंगे उसके 15 दिन के अंदर। इसके बाद नहीं, जब कोई कंसेप्ट जरा जोर से समझ आ जाए ना तो फिर बंदा ऐसे ही, अच्छी बात। चले, फाइल रिपोर्ट। अच्छा, यहां मुझे एक चीज बताइए, एक लफ्ज यूज हुआ कमीशन, एक लफ्ज यूज हुआ रजिस्ट्रार, क्या दोनों एक ही चीज है? दोनों में फर्क है? दोनों में फर्क है। कमीशन याद रखे वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार उसका एक ऑफिसर है, उसमें और बड़े ऑफिसर बैठते हैं जो और कोई दूसरा बड़ा काम करते हैं। रजिस्ट्रार का सबसे बड़ा काम पता है क्या होता है? कंपनी जब आई है उनको रजिस्टर करना और रूटीन नेचर के मामलात जो हैं उनके साथ सेटल करना, हैंडल करना। और SCCP का काम होता है कि जो रूटीन से हट के मामलात होते हैं उनको देखना। यूं समझे SCCP रजिस्ट्रार का बॉस है, ठीक है? तो रूटीन नेचर के मामलात कौन देखेगा? रजिस्ट्रार। और जो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के मामलात हैं
ऐसे, हालांकि रजिस्ट्रार एससीसीपी के अंडर ही काम कर रहा है, लेकिन एससीसीपी कहता है नहीं, छोटे मोटे मसले तुम देख लो, बड़ा मसला है तो मैं हूं। आपने आम कंपनी रजिस्टर करवानी है, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर करवानी है, एससीसीपी के पास जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है, जहां पे उसने कहा है कमीशन के पास जाओ, वहां पे कमीशन के पास जाना है। जहां कह रहा है रजिस्ट्रार को रिपोर्ट दो, वहां रजिस्ट्रार को रिपोर्ट देनी है। मिक्स करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। रजिस्ट्रार को रिपोर्ट दे दी, इसके बाद क्या कर रहे हैं आप? वो कहते हैं कंपनी को, अब देखिए प्रैक्टिकली कंपनी बंद हो चुकी है यहां पे, वो तो यहां पे बंद हो गई थी, स्टॉप डोनेशन स्टॉप ऑपरेशन पे प्रैक्टिकली, लेकिन लीगली भी क्या उसे खत्म करना चाहिए। तो कंपनी कैसे, कंपनी की डेथ कैसे होगी? वाइंडिंग अप से, लिक्विडेट करके। कहता है इसको लीगली वाइंड अप भी करवाओ इस कंपनी को, ताकि इसका नाम कानून, इसका नाम जो है वो सफाई हस्ती से मिट जाए। ठीक है, यहां पे प्रैक्टिकली तो उसके ऑपरेशन खत्म हो गए, लेकिन लीगली भी इसको खत्म करने के लिए कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा। कब? 30 दिन के अंदर अंदर। भाई किसके 30 दिन के अंदर अंदर? रिपोर्ट। कहता है अच्छा फर्ज कीजिए इस एसोसिएशन का लाइसेंस कैंसिल हो गया, रजिस्ट्रेशन सुनिएगा, लाइसेंस कैंसिल हो गया। इसे चाहिए था कि 90 दिन के अंदर अंदर क्या करती, इसने अपने ऑपरेशन जो हैं खत्म कर देती, डोनेशन लोगों से रिसीव करना खत्म कर दिए, ऑपरेशन खत्म कर दिए, एसेट्स किसी और कंपनी को, सिमिलर कंपनी को ट्रांसफर कर देते विद इन 90 डेज। डायरेक्टर कहते हैं हम नहीं करते, क्या कर लोगे? हम नहीं करना है ना, काम किसने करना था? डायरेक्टर ने। कहता नहीं करते, लो कर लो, क्या कर। तो क्या करे, क्या होगा फिर? कमीशन जो है कहेगा अच्छा, कमीशन अपॉइंट करेगा एक बंदे को जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, और ये जब एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है तो जितनी भी डायरेक्टर्स की पावर हैं वो सारी की सारी डायरेक्टर से निकल के इस एडमिनिस्ट्रेटिव के पास आ जाती। समझ लीजिए मार्शल लॉ लग जाता है। ठीक है, वो जो डायरेक्टर्स के पास जितनी डायरेक्टर चले जाएंगे घर, और कंपनी के जितने भी मामलात हैं अफेयर कौन संभालेगा? एडमिनिस्ट्रेटर। अगर ये कंडीशन जो है पूरी नहीं की जाती, या लॉ ने जो टाइम कहा है प्रेस्क्राइब टाइम में फुलफिल नहीं किया जाता। और फिर एक चीज वो कह रहा है ये ना हो कि आपको लाइसेंस कैंसिल हुआ, आपने कहा अच्छा ठीक है लाइसेंस कैंसिल हुआ, सारी रिक्वायरमेंट पूरी की, एंड में लॉ में एक लूप होल अगर छोड़ जाता, रह जाता, तो क्या करते? मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं किसी दूसरे मुल्क के बिहाफ पे काम कर रहा हूं, एससीसीपी को पता चल गया, लाइसेंस उसने कैंसिल कर दिया, और मुझे कहा अपने जितने भी एसेट हैं ऑपरेशन खत्म करो, कंपनी वाइंड अप करो, एसेट दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दो। मैंने ऑपरेशन खत्म किए, कंपनी वाइंड अप, एसेट्स दूसरी कंपनी को ट्रांसफर किए, और मैं खुद भी उधर ट्रांसफर हो गया। मैंने कहा ये लो तुम्हारी रिक्वायरमेंट तो सारी पूरी हो गई है। अब देखें लीगल रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए बताइए कि क्या सिचुएशन वही नहीं है जो पहले थी, कि एक गैर मुल्की एजेंट जो है वो आके काम कर रहा है दूसरों के बिहाफ पे मुल्क के खिलाफ। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर करने वाली, जो जिस कंपनी के एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं उस कंपनी के डायरेक्टर और ऑफिसर्स पे 5 साल की पाबंदी है। जिस दूसरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर किए हैं वो उस कंपनी में कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, किसी पोजीशन को नहीं संभाल सकते 5 साल तक। ये इसीलिए कहा गया है, ये ना हो कि जब वो ऐसा ट्रांसफर करें तो खुद भी उधर पहुंच जाए और फिर वो कहें भाई उधर भी डायरेक्टर है इधर भी डायरेक्टर थे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लाने का नहीं, फर्क पड़ना चाहिए। इसलिए जहां पे एसेट ट्रांसफर किए, कंपनी बंद की, वहां पे तुम भी 5 साल बेरोजगार रहो, उसके बाद अगर जिंदा रहे तो फिर देखा जाएगा तुम्हारे साथ क्या सलूक करना। जी कंसेप्ट समझ आता है? हमने कितनी चीजें सीखी। सबसे पहले एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की डेफिनेशन देखी क्या होती है, फिर उसके बाद हमने हम जहां से कंसेप्ट हमारा स्टार्ट हुआ था वो क्या चीज थी कि अगर कोई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर करना चाहे तो क्या कर सकती है? क्या करना पड़ता है? एससीसीपी से लाइसेंस लेना पड़ता है। अब उस लाइसेंस लेने के लिए कंडीशंस हैं,
ठीक है, कंडीशंस हमने पढ़ी, प्रिविलेजेस पढ़ी, क्या फायदा होगा, तोहफा क्या मिलेगा, फिर इसके बाद क्या लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, और अगर लाइसेंस कैंसिल होता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लीजिए भैया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आज के लेक्चर में है कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस और इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन। कि अगर लाइसेंस रिवोक हो गया तो क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही अहम है, आई कैप आपको पता है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन जो पास पेपर का ट्रेंड है वो ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं इन दो कंसेप्ट में से पूछते हैं, इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन और कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। अभी रीडिंग कर लीजिए इस कंसेप्ट की, ठीक है। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया, लेकिन आपने रीडिंग करनी है, अभी रीडिंग कर लीजिए। नहीं अभी टाइम है।